तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, बायोलॉजी के अंदर हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? तो पहला चैप्टर था हमारा सेल, एंड जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? सेकंड चैप्टर था हमारा प्लांट टिश्यू, यानी जब पादप उत्तक। ठीक है। अब थर्ड चैप्टर है वो हमारा कौन सा रहेगा? जंतु उत्तक। इसको कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो में, एंड इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन वे में समझेंगे कंप्लीट। तो आपको कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो। ठीक है, वो तो सीधा आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड इसके जो नोट्स है वो कंप्लीट मैं किस पे डाल दूँगा? टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाले हुए हैं। कंप्लीट जो बायोलॉजी है उसके कंप्लीट नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं टेलीग्राम पे। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ज्वाइन करके और वो देख लेना है कि बायोलॉजी के नाम से नोट्स अपलोडेड है। ठीक है, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। वीडियो देख लो और रिवाइज़ करते रहो। तो इससे क्या है, आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जंतु उत्तक होते हैं ना, उनके मूल सिद्धांत देख लेते हैं। तो देखो, जंतु उत्तक मतलब किस में देखेंगे? तो जो जंतु होते हैं ना, जंतु यानी एक तो होते हैं प्लांट के टिश्यूज़ देख लिए हमने सारे। अब देखेंगे ह्यूमन, यानी जीव जंतु होते हैं ना, उनके टिश्यूज़ देखेंगे सारे ही। उनमें कौन कौन से उत्तक होते हैं, क्या होते हैं। तो पहले देखेंगे जंतु उत्तक का मूल सिद्धांत देखेंगे। तो देखो, जंतु उत्तक होता है समान कोशिकाओं के समान समूह होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं और वे शरीर की संरचनाओं के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या? जो जंतु उत्तक होते हैं समान कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं और वे शरीर की संरचनाओं के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के। कितने? 4। चारों देखते हैं। तो देखो, तो कौन कौन से? पहला है उपकला उत्तक, दूसरा है पेशीय उत्तक, तीसरा है संयोजी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। कौन कौन से? उपकला, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका। 4 प्रकार के होते हैं टोटल। तो हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे? उपकला देखेंगे। तो देखो, उपकला के बारे में हम कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो, उपकला उत्तक में क्या होता है? पूरे शरीर में व्यापक रूप से फैले होते हैं। कहाँ? पूरे शरीर में, है ना। विशेषता क्या है? तो जो जंतु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। जंतु शरीर में ये जो उत्तक है आवरण का काम करेगा। जैसे कोई क्या है, हमारी जैसे स्किन है, तो स्किन के नीचे क्या होता है? एक सुरक्षात्मक उत्तक होता है, आवरण का काम करता है ये स्किन को। मतलब हमारा जो अंदर की जो रहती है ना, जितनी भी ये जैसे बोन्स हैं उनको क्या कर रहा है? ढकने का काम कर रहा है एक तरीके से सुरक्षात्मक उत्तक के रूप में। कोशिकाएं निरंतर परत बनाती है और बिना किसी अंतर कोशीय स्थान के मजबूत जुड़ी होती है। इनकी जो कोशिकाएं रहती है ना भाई, टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो इनकी सेल होती है वो क्या है? निरंतर परत बना देती है। तो परत पे परत, जैसे ये परत बन गई, फिर ये बन गई, फिर ये बन गई, फिर ये बन गई, तो फिर इसके ऊपर ये परत बन गई, फिर इसके ऊपर ये बन गई। तो ये जो परतें बनती है ना, इससे क्या है? ये मजबूती से जुड़ी होती है। और जो सभी उपकला उत्तक होते हैं ना, बेसमेंट झिल्ली द्वारा दूसरों से अलग होते हैं। कौन सी झिल्ली? बेसमेंट जो झिल्ली होती है उससे दूसरों से अलग होते हैं। कौन से? सभी उपकला उत्तक। ठीक है। तो देखो, उपकला उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सरल उपकला। तो देखो, सरल उपकला के अंदर क्या है? उपस्थिति क्या है? शरीर की गुहाओं, वाहिकाओं और नलिकाओं का स्तर। जो शरीर की क्या होती है? गुहा होती है, वाहिका होती है, नलिका होती है, उनका स्तर होता है, उसको वहाँ उपस्थित होते हैं सरल का। और संरचना क्या होती है? यह कोशिका की एकल परतों से बना होता है। कोशिका की एकल परत से बना होता है और इसकी उपस्थिति होती है गुहा, वाहिका और नलिकाओं के स्तर में। ठीक है, सरल उपकला की। देखो, सरल उपकला के फिर हम क्या देखेंगे? पार्ट्स देखेंगे। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला कौन सा है? पहला है शल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। देख लेते हैं तीनों। तो देखो, शल्की मतलब शैल के जैसा होगा। कैसा? रक्त वाहिकाओं, फेफड़ों की वायु थैलियाँ होती है, कुपिकाएँ होती है ना फेफड़ों के अंदर, ये वाली इसके अंदर होती है छोटी छोटी, उनमें। और पेरिटोनियम, पेट की झिल्ली में, जैसे शरीर गुहाओं का स्तर होता है, शल्की उपकला, है ना। ठीक है। शल्की उपकला के देखेंगे थोड़े। तो ये शल्की उपकला भी कितने? 2 पार्ट में डिवाइड है। देखो, अब सोचो आप, सबसे पहले कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का था। कौन कौन सा था? 4 प्रकार का था हमारा। देखो, 4 उपकला, पेशी, संयोजी, तंत्रिका। फिर उसमें आया उपकला। उपकला 2 प्रकार का, सरल उपकला, संयुक्त उपकला। सरल उपकला 3 प्रकार का, शल्की, घनाकार और स्तंभाकार। फिर शल्की आया। शल्की कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? सरल शल्की और स्तरित शल्की। तो सरल में क्या है? मुख्य और ग्रास्य नली, आहार नली में होता है। ये कोशिकाओं की एक एकल परत होती है जो अनियमित सीमाओं के साथ चपटी होती है। ये कोमल स्तर बनाती है। और जो स्तरित होती है वो त्वचा के अंदर होती है। कोशिकाएं परतों में व्यवस्थित होती है या टूट फूट को रोकती है। कौन सी? त्वचा की। जो स्तरित शल्की उपकला होता है ना, वो कोशिका परतों में व्यवस्थित और टूट फूट को रोकता है। और जो सरल वाला किसमें? मुख्य और ग्रास नली में होता है, आहार नली में एकल परत से होते हैं, अनियमित सीमाओं से चपटी कोमल स्तर बनी होती है, क्योंकि जो छोट पतली होती है यहाँ की थोड़ी, है ना। तो
दूसरा है शल्की के बाद में घनाकार। तो घनाकार के अंदर क्या है, देखो घनाकार कैसा है, ये क्या है, लार ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, वृक्क नलिका होती है। इनका जो अस्तर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मतलब उनका जो आवरण एक तरीके का उसको क्या बोलते हैं, घनाकार, उपकला, उत्तक। कोशिकाओं की जो संरचना घन जैसी होती है, इसमें देखो ये रही ना, घन जैसी संरचना है। और कोशिकाओं की ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है बिल्कुल, है ना। तीसरा आ जाता है स्तंभाकार। तो स्तंभाकार के अंदर क्या है, ये आंत में, आमाशय में, पित्ताशय का अस्तर होता है। तो किस इसकी संरचना कोशिका में खंभे जैसी लंबी और दिखने वाली होती है। देखो ये खंभे जैसी लंबी दिखने वाली होती है, और इसका केंद्रक आधार पर स्थित होता है। कहाँ, ये देखो आधार पर स्थित केंद्रक आ रहे हैं ना इसके, तो ये सब आधार पर स्थित होते हैं। कहाँ कहाँ, आंत में, आमाशय में, ये देखो आमाशय, आंत, आंत, आमाशय और पित्त, ठीक है, तीनों में होता है पित्त, इनका अस्तर होता है। फिर आ जाते हैं अगला, पक्षमाभी उपकला उत्तक। तो देखो उपस्थिति, तो श्वसन मार्ग, मूत्र नलिकाएं या वृक्क किडनी, है ना, इसमें उपस्थिति होती है पक्षमाभी उपकला उत्तक की। ये एक अलग सा है। और संरचना है कोशिका के आकार में घनाकार स्तंभाकार होती है, इसी का पार्ट है घनाकार का, ठीक है। जिसकी मुंह सतह पर बालों जैसी संरचनाएं होती है, जिसे पक्षमाप सीलिया कहा जाता है, जो गति विशेष रूप से तरल पदार्थों की गति को सूक्ष्म बनाती है, ठीक है। पक्षमाप क्या होता है, पक्षमाप के लयबद्ध तरीके से धड़कने, हिलने के माध्यम से बलगम यानी म्यूकस, मूत्र आदि की गति, ये किसके कार्य होते हैं, पक्षमावी उपकला। तो कौन कौन सा कार्य एक बार और देख लेंगे। तो लयबद्ध तरीके से धड़कना हृदय का, है ना, हिलने के माध्यम से बलगम, म्यूकस और मूत्र आदि की गति, किसका काम है, पक्षमावी उपकला उत्तक का। फिर दूसरा आ जाते हैं पेशीय उत्तक। तो देखो पेशी उत्तक था सेकंड पार्ट। क्या संरचना है, ये पेशी कोशिकाओं में पेशी तंतु से बना होता है। पेशी तंतु लंबे और आकार में बड़े होते हैं। तंतुओं में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, शरीर की गति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कार्य क्या होता है, संकुचन और शिथिलन, जो शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है, उसके लिए काम आते हैं पेशीय उत्तक। तीन प्रकार के, पहले कौन से, कंकाल, चिकनी और हृदय। कौन कौन सी, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो देखो कंकाल पेशी कैसी होती है, कि कैसा भाग है कंकाल पेशी का, तो कंकाल पेशी है जो कंकाल को जोड़े रखती है। तो शरीर का जो कंकाल भाग है ना, हड्डियों वाला, वो कंकाल पेशी है। विशेषता, पेशी तंतु लंबे, अशाकित और बेलनाकार आकार के होते हैं ना, ये प्रकृति में तेज होते हैं। ये ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं। प्रत्येक कोशिका बहुनाभिकीय होती है, जिसमें धारियाँ वैकल्पिक गहरे और हल्के बैंड होती है ना। ये कोशिकाएं आसानी से थक जाती है। कार्य, ये शरीर की गति और मुद्रा बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, चिकनी पेशी। चिकनी पेशी क्या होती है, उपस्थिति होती है आंत, गर्भाशय, रक्तवाहिका, आमाशय, ससनिका, परितारिका जैसे अंगों में क्या होती है, उपस्थिति होती है चिकनी पेशी की, ठीक है। और इसी का है, मतलब इसी का पार्ट है। इसके तीन पार्ट थे ना, कौन कौन से, कंकाल, चिकनी और हृदय। तो चिकनी है उसमें ना। तो देखो केंद्रक प्रत्यय कोशिका केंद्र में स्थित होता है। कोशिका अरेखी तुर्करूपी होती है, जो कोशिका इस संधि द्वारा आपस में जुड़ी होती है। कोशिका अशाकित होती है, धीमी गति से कार्य करती है और आसानी से नहीं थकती है। ये अनैच्छिक मांसपेशियाँ हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। कार्य क्या होगा, पेशी क्रमाकुंचन, एक तरंग जैसी गति जो पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन और अन्य पदार्थों को आगे बढ़ाती है। ये इसका क्या होता है, कार्य होता है चिकनी पेशी का। फिर आ जाते हैं हृदय पेशी। तो देखो ये रही हृदय पेशी, उपस्थिति कहाँ होती है, हृदय में, ठीक है। विशेषता देख लेते हैं। तो हृदय पेशी क्या होती है, तंतु लंबे और बेलनाकार आकार के होते हैं, ठीक है। इसके पेशी के सारे ही लंबे और बेलनाकार होते हैं ना। प्रत्येक तंतु एक क्या होता है, केंद्र की शाखा युक्त होता है। इसमें धारियाँ क्या होती है, मौजूद होती है। हृदय पेशियाँ क्या थकती नहीं है। ये क्या होती है, अनैच्छिक मांसपेशियाँ। अनैच्छिक यानी ये क्या, नियंत्रण में नहीं है हमारे में, ये अपने आप हो रही है चीज़ें। और इस शरीर में रक्त को पंप करने और वितरित करने का मदद करती है। ये हृदय की दीवारों में संकुचन और शीतलन का काम करती है। जैसे हृदय क्या होता है, हृदय पहले फूल जाता है, फिर जैसे ही मतलब ऐसे संकुचित होता है, फिर विरलित होता है, शिथिल होता है। तो वो क्या है, वो रक्त परिसंचरण का काम करता है, कि जैसे ब्लड जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो ये है ना, हर हर सेकंड ये क्या करता है, हमारा हार्ट ये काम करता है। इसीलिए क्या है कि ये अनैच्छिक क्रिया होती है, और ये क्या, रक्त को जो क्या करता है, वितरित करने का काम करता है। और इसकी जो दीवार है संकुचन और शीतलन का कार्य करती है, तभी जाके क्या है, ब्लड या तो आएगा जाएगा, तभी तो होगा ये। फिर देखो सारांश देख लेते हैं। तो देखो हड्डियाँ, कंकाल पेशी का स्थान होता है हड्डियों में। चिकनी का कहाँ होता है, आंत, आमाशय और परितारिका में। और हृदय का हृदय में। धारीदार होती है कंकाल पेशी, हाँ। चिकनी पेशी नहीं होती धारीदार। कैसी होती है, लंबी, बेलनाकार और गोल, है ना। और हृदय पेशी धारीदार होती हैं। ऐच्छिक होती है, हाँ। इच्छा से कर सकते हैं कंकाल पेशी को, है ना। चिकनी पेशी ऐच्छिक नहीं होती है, और ये भी नहीं होती हृदय पेशी ऐच्छिक। शाकित, ये नहीं होती है कंकाल पेशी शाकित। चिकनी पेशी शाकित नहीं होती, हृदय पेशी शाकित होती है। इसमें धमनी अलग जा रही है, सिरा लग जा रहा है, ऐसे जा रहा है।
केंद्रक युक्त तो देखो बहुकेंद्रीय होती है कंकाल पेशी, एक केंद्रीय होती है चिकनी पेशी और एक केंद्रीय होती है हृदय पेशी। तो हमने क्या देख लिया, तीनों डिफरेंस देख लिया। अब आ जाते हैं संयोजी उत्तक। तो देखो संयोजी उत्तक क्या है कि कंडरा, उपास्थि, वसीय उत्तक, स्नायु, चरम आदि में होता है। विशेषता इस शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। कौन? संयोजी उत्तक। कोशिका एक अंतकोशिकीय आधात्री में धसी होती है। ये आधात्री जैली उपास्थि, तरल रक्त, सघन या कठोर अस्थि हो सकती है। ठीक है, यह एक बंधन सहारा देने वाले और पैकिंग पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह अंगों को शरीर की गति के कारण विस्थापित होने से रोकता है। कौन? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के बारे में देखते हैं। तो कौन सा पैरा है? एरियोलर संयोजी उत्तक, वसीय संयोजी उत्तक। देखो एरियोलर देखेंगे पहले। एरियोलर में क्या है? यह एक प्रकार का ढीला संयोजी उत्तक है जो शरीर की विभिन्न संरचनाओं को सहारा और सुरक्षा आदि प्रदान करता है। एरियोलर में इसकी विशेषता एक अर्ध तरल आधात्री के भीतर तंतुओं और कोशिकाओं को ढीला व्यवस्थित जाल है जो इसे लचीला और अनुकूलन योग्य बनाता है। क्या विशेषता है इसकी? कि क्या होता है? अर्ध तरल होता है, अर्ध तरल आधात्री होती है इसके, और इसके भीतर जो तंतु और कोशिकाएं होती है ना, उनका ढीला व्यवस्थित जाल होता है जो क्या है? लचीला और अनुकूलन योग्य बनाता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, एरियोलर संयोजी उत्तक। देखो हमने पढ़ा एरियोलर, इसके पार्ट दो, कौन से? शिथिल और सघन। तो देखो शिथिल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी उपस्थिति होती है त्वचा और मांसपेशियों के बीच, अंगों के भीतर के स्थान में और अस्थि मज्जा में, शिथिल की। ठीक है, इसकी संरचना होती है, इसकी विशेषता एक ढीली जेल जैसी आधात्री होती है, क्योंकि देखो त्वचा जेल ढीली होती है ना, बिल्कुल उस टाइप की, जिसमें कोशिकाएं, तंतु और एक आधार पदार्थ होता है। सघन में क्या है? इसमें तंतुओं में उच्च अनुपात होता है, इसमें मुख्य रूप से कोलेजन आता है। किसमें? किसमें? सघन में। अब देखो सघन में भी थोड़ा क्या है, दो पार्ट का है, दो पार्ट है, एक तो कंडरा और एक स्नायु। तो देखो कंडरा क्या होता है, स्नायु क्या होता है। तो देखो कंडरा होता है यह बहुत अधिक शक्ति और सीमित लचीलेपन वाला एक रेशेदार उत्तक है। कौन सा? बहुत अधिक शक्ति और सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार उत्तक। देखो कंडरा ये रहा, जो जांघ के ऊपर की हड्डी होती है ना, मतलब ऊपर का जो पार्ट है, ये क्या है? ये कंडरा होता है। ये मांसपेशियों की हड्डियों, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है ना। स्नायु क्या होता है? ये होता है आधात्री, यानी इसमें आधात्री की कम मात्रा होने के बावजूद काफ़ी शक्ति होती है। ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सघन संयोजी उत्तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम, वसीय संयोजी उत्तक। पहला हमने देख लिया था कौन सा देखा था हमने अभी? पेशिया। पेशिया में कौन सा देखा? पेशिया में देखा एरियोलर। संयोजी, संयोजी में कौन सा देखा? एरियोलर। अब देखेंगे वसीय। तो देखो वसीय को देख लेते हैं एक बार। वसीय के अंदर क्या है की उपस्थिति। तो देखो त्वचा के जो नीचे जिन व्यक्तियों में शरीर में चर्बी अधिक होती है उनमें वसीय उत्तक अधिक होता है। जैसे चर्बी है, त्वचा के नीचे का जो फैट होता है ना, तो आंतरिक अंगों के बीच में होता है ये। ठीक है, संरचना में कोशिकाएं गोल अंडाकार आकार की होती है। इसमें वसा कोशिकाओं का जमाव होता है। कार्य, यह शरीर को यांत्रिक झटकों से बचाता है। यह एक ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करता है। उदाहरण, ऊँट का कुबड़। कौन सा? ऊँट का जो कुबड़ होता है वो क्या है? एक तरीके का वसीय संयोजी उत्तक है। इसमें देखो एक होता है कंकाल संयोजी उत्तक। तो देखो कंकाल संयोजी उत्तक वे संयोजी उत्तक है जिनकी संरचनाएं और कार्य बुनियादी सहायता और जुड़ाव से परे अद्वितीय होते हैं। कंकाल में उपास्थि और अस्थियाँ और हड्डियाँ। कंकाल संयोजी में उपास्थि होती है और एक अस्थि और हड्डियाँ होती है, दोनों देखते हैं। तो देखो उपास्थि क्या होती है? कान की जो बाहरी हिस्सा होता है ना, पिन्ना, नाक की नोक है, श्वास नली है, स्वरयंत्र है, जोड़ों पर हड्डी है, सारी क्या है? उपास्थि है सारी सारी। देखो उपास्थि में देखो हड्डी होती है, फिर क्या होती है? सिनोवियम द्रव होता है, सिनोवियम होता है, हड्डी होती है। ये उपास्थि ये रही। ये कहाँ की है? नाक की बता रहे हैं ना। और इसमें स्नायु ये रहा। स्नायु क्या है? हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है, वो होता है स्नायु। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं। आधात्री जेल जैसी थोड़ी लचीली होती है। उपास्थि स्वभाव में लचीली होती है। कार्य, यह शरीर को सहारा और लचीलापन प्रदान करती है। क्या? सहारा और लचीलापन। इसीलिए तो कान, नाक, ये क्या होते हैं? लचीले अंग होते हैं। आ जाते हैं अस्थि। तो देखो इसकी विशेषता क्या है? अस्थि की हड्डियाँ कठोर, दृढ़, मजबूत और स्वभाव में लचीली होती है नहीं होती है। हड्डियों की आधात्री मैट्रिक्स कठोर होता है ना, कैल्शियम तथा फास्फोरस यौगिकों से बनी होती है हड्डियाँ, है ना। कार्य, ढांचे के जाल को बनाती है, शरीर को सहारा देती है, शरीर को आकार प्रदान करती है, मस्तिष्क, फेफड़े आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती है। क्या? अस्थियाँ, है ना। फिर आते हैं द्रव संयोजी उत्तक। तो देखो यह शरीर की विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, निरंतरता बनाए रखता है। कौन सा? द्रव संयोजी उत्तक। इस दो प्रकार का, रक्त और लसीका। कौन कौन सा? रक्त और लसीका। रक्त देख लेते हैं पहला। तो देखो रक्त के अंदर क्या है? रक्त के अंदर द्रव होता है 55% और ठोस होता है 45%। द्रव में क्या है? एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 92% वाटर और 8% क्या होता है? प्रोटीन, लवण और हार्मोन्स। ठीक है, ये तो क्या हो गया? द्रव का पार्ट हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 92% जल और 8% क्या? प्रोटीन, लवण और हार्मोन। ठोस में क्या है? ठोस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों क्या है? इसके ठोस पार्ट के 45% होते हैं। ये तीनों होते हैं ना।
देखो श्वेत रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ, तो ये आरबीसी, ये प्लेटलेट्स और ये डब्ल्यूबीसी ये रही है ना, तो ये चीज़ें होती है ना। फिर आ जाते हैं रक्त का तरल भाग, जो प्लाज्मा होता है ना, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पीले रंग का होता है ना, 92% जल, 8% प्रोटीन, लवण और हार्मोन। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो पहला है फाइब्रिनोजिन हेपरिन प्रोटीन। क्या काम करता है ये? तो प्रति स्कंदक यानी रक्त को जमने से रोकना, यानी रक्त को जमने से रोकता है, थक्का बना देता है। थक्का बनाना है, जमने से रोकना है, थक्का बनाना। ठीक है, ये किसका काम है? फाइब्रिनोजिन हेपरिन। फिर एक होता है ग्लोब्यूलिन। तो ये क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ग्लोब्यूलिन। एक होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है? परासरणी संतुलन बनाए रखता है। क्या? परासरणी संतुलन। एल्ब्यूमिन रक्त प्लाज्मा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रक्त प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कितने? 8% होते हैं ना उनमें से। ठीक है, फिर आ जाते हैं हैपरिन। हैपरिन क्या होता है? रक्त में मौजूद एक प्राकृतिक थक्का रोधी है, जो कि थक्का बनाने से रोकता है। किसके? सेल्स के अंदर। भाई बाहर निकलता है जब तो प्लेटलेट्स करते हैं थक्का बनाने का काम, लेकिन जो अंदर जो फ्लो हो रहा है वो भी तो थक्का बन सकता है उसका भी, तो उसको रोकने का काम किसका है? हैपरिन। या फिर दूसरा नाम क्या था? फाइब्रिनोजिन हमने पढ़ा ना अभी ऊपर, देखो जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड है। क्या? हेपरिन है ना। जब रक्त प्लाज्मा से थक्का जमाने वाले प्रोटीन निकाल दिए जाते हैं, जब रक्त प्लाज्मा उससे थक्का जमाने वाले प्रोटीन निकालते हैं, तो उसके बाद जो साफ तरल पदार्थ बचता है उसे सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। भाई रक्त प्लाज्मा है, उससे हमने थक्का जमाने वाले प्रोटीन को निकाल दिया, तो उसके बाद साफ तरल बचा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे, सिंपल। तो देखो देख लेते हैं। तो देखो ये देखो लाल अस्थिर मज्जा है, ये देखो हैपोपिएट्स स्टेम यानी कि क्या है? कोशिकाएं हैं। ये लाल रक्त कोशिकाएं, ये श्वेत रक्त है, ये प्लेटलेट्स है। इनके अंदर होती है तीनों। कौन सी? इन कोशिकाओं के अंदर, स्टेम कोशिकाओं के अंदर। तो देखो जो अस्थि मज्जा होती है ना, उरोस्थी उरोस्थी होती है अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो बोन मैरो होता है ना कूल्हे की हड्डियों, पसलियों, कशेरुकाओं और लंबी हड्डियों के सिरों के भीतर पाई जाती है। क्या? बोन मैरो। बोन मैरो पाई जाती है। बोन मैरो क्या होता है? एक व्यक्ति की विशेषता होती है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो जैसे बोन मैरो ट्रांसफ़र होता है ना, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, तो बोन मैरो ट्रांसफ़र में क्या होता है? एक व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या होती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए क्या होता है? अस्थिर मज्जा इज द ये इसको माना जाता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वी हैव। ओके, तो देखते हैं रक्त का ठोस भाग। अब देखो ठोस भाग में तीन थे, मैंने बताया 45% था, और तीन थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी देख लेते हैं पहले हम, इस जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइटस। सामान्य श्रेणी 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, रंग क्या होता है? तो हेमे यानी एफी की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है आरबीसी का। हेमे की ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है। किसकी? हेमे की, है ना। फिर देखते हैं आकार, तो द्विअवतल आकार होता है ना, द्विअवतल ऐसा, और डिस्क के आकार की होती है ना। जीवन काल और निर्माण, जन्म के समय अस्थिर मज्जा के निर्माण और लगभग 120 दिनों तक का जीवन काल होता है। किनका? किनका? आरबीसीज का, है ना। कार्य, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। परिपक्व जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, जो स्टार्टिंग फेज में होती है उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा होता है, जहाँ पे जाके नष्ट हो जाती है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो दो तीन वर्ड्स हैं। एक तो है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस का मतलब, हेमटोपोइसिस का मतलब क्या होता है? तो रक्त कोशिकाओं के निर्माण की जो जैविक प्रक्रिया होती है ना, उनको बोलते हैं, जैसे आरबीसी वगैरह, तो इसको बोलते हैं हेमेटोपोसिस। और पॉलीसिथेमिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें आरबीसी होती है उनकी संख्या असामान्य रूप से बहुत अधिक हो जाए, तो वो क्या होगा? पॉलीसिथेमिया। ठीक है, दूसरा है देखो डब्ल्यूबीसी। कौन सा? वो ठोस वाले पार्ट का डब्ल्यूबीसी, तो 5000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। हम डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है। कैसे? हमारे शरीर को एक रक्षा तंत्र प्रदान करती है डब्ल्यूबीसी। अस्थिर मज्जा में इनका निर्माण होता है। जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। आरबीसी इसका लगभग 120 दिन। आकार गोल अनियमित आकार होता है। प्रकार क्या है? मोनोसाइटस, लिम्फोसाइटस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ये क्या है? सब डब्ल्यूबीसी के प्रकार है सारे, है ना। कौन कौन से? मोनोसाइटस है, लिम्फोसाइटस है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इओसिनोफिल्स। ये सब किसके प्रकार है? डब्ल्यूबीसी के। देखो डब्ल्यूबीसी के असामान्य उत्पादन से ल्यूकीमिया होता है, मतलब इसका अगर ज़्यादा उत्पादन हो गया तो क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। तो यह तब होगा जब अस्थिर मज्जा में कैंसर विकसित होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। देखो अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या है? अस्थिर मज्जा में क्या होता है? बोन मैरो के अंदर कैंसर हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है? ब्लड कैंसर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो डब्ल्यूबीसी है वो ब्लड में रहती है संचरित। तो क्या है कि ब्लड का ही तो पार्ट है डब्ल्यूबीसी भाई, 45%।
तो तब जाके होता है, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो चुका है आपके बोन मैरो में, समझ गए। तो पूरा बोन मैरो ट्रांसफ़र होता है, और अगर आप किसी का बोन मैरो ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हो, अधमरा कर रहे हो, क्योंकि आपका बोन मैरो ख़त्म हो चुका है, समझ गए। और उसको भी रोकना बहुत, तो क्या होता है, थेरेपी होती है कैंसर की, उसमें क्या करता है, कीमोथेरेपी में बोन मैरो वही तो ट्रांसफ़र किया जाता है बस। तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइटिस समझ गए। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, खतरा। तो देखो खतरे क्या क्या होते हैं, देखो तो जीवाणु होते हैं ना, ये न्यूट्रोफिल होते हैं। जीवाणु के लिए क्या होते हैं, आवश्यक रक्त श्वेत रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है जीवाणुओं के लिए, न्यूट्रोफिल, ठीक है। फिर विषाणु होते हैं, इनके लिए लिम्फोसाइटिस होती है ना, ये बड़ी संख्या में एंटीबॉडी स्रावित होती है, कौन सी, न्यूट्रोफिल, ये लिम्फोसाइटिस। परजीवी होते हैं उनमें इओसिनोफिल, एलर्जन में बेसोफिल, मृत कोशिकाएं मोनोसाइट होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्लेटलेट्स या रक्त विमाणु थ्रोम्बोसाइटस। देखो तो प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स या जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, तीसरा पार्ट है ये किसका, ब्लड का, या फिर क्या बोलते हैं रक्त विमाणु बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटस। तो देखो इनमें क्या है, सामान्य श्रेणी में ये क्या होती है, 1,50,000 से 3,50,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। आकार क्या है, अनियमित आकार होता है। निर्माण अस्थिमज्जा, जीवनकाल 7 से 10 दिन। कार्य, ये जमावट के माध्यम से रक्तस्राव को रोकने और उससे बचने के लिए आवश्यक है। कौन कौन आवश्यक है भाई, इनका निर्माण क्या है, अस्थिमज्जा में होता है ना। जीवन काल क्या है, 7 से 10 दिन का। कार्य क्या है, ये जमावट के माध्यम से रक्तस्राव को रोकने और उससे बचने के लिए आवश्यक है। प्लेटलेट्स की कम संख्या के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, जैसा कि डेंगू के मामले में होता है। और प्लेटलेट्स की बहुत अधिक संख्या को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। कैसे, प्लेटलेट्स की कम संख्या के कारण क्या होता है, अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो होता है ना, डेंगू डेंगू होता है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, प्लेट डाउन हो जाती है। तो ये जो कम संख्या होती है तो वो क्या होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है वो, ठीक है। और उसमें क्या है, प्लेटलेट्स की बहुत अधिक संख्या को थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर ज़्यादा हो गई तो, और कम हो गई तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जैसे हमने ऊपर बोला था, देखो ये देखो पॉलीसिथेमिया, आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो गई। और बस यही था एक, तो ये मुझे रिकॉल हुआ अभी, तो मैंने बता दिया आपको। देखो फिर दूसरी चीज़ होती है रक्त, जो हमारे ये होती है ना, किस में पढ़ा था हमने रक्त, अभी देखो याद करो। तो द्रव संयोजी उत्तक उत्तक था, ये किसका पार्ट था, द्रव संयोजी उत्तक। तो द्रव संयोजी उत्तक पार्ट है हमारा वसीय संयोजी उत्तक का, ठीक है। और वसीय संयोजी उत्तक किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है किसका, वसीय संयोजी उत्तक किसका पार्ट है बताओ, अपने आप में एक पार्ट है वो पूरा, ठीक है। तो आ जाते हैं इसका इसका दूसरा देख लेते हैं हम। थर्ड थर्ड देख रहे हैं ना हम तो, हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरा देख लिया ना हमने, पेशे देख लिया, एक हमने संयोजी देख लिया, फर्स्ट देखा था। और अब लसी, इसका थर्ड चल रहा है, फोर्थ देखेंगे इसके बाद तंत्रिका उत्तक। तो देखो लसिका कौन सा होता है, इसका सेकंड पार्ट लसिका। तो ये क्या होता है, रंगहीन तरल पदार्थ होता है ना। एक चीज़ याद करो अभी अभी, जो आरबीसीज होती हैं उनका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो आरबीसीज का कब्रिस्तान होता है प्लीहा, याद रखना। यहाँ जाके आरबीसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो देखो लसिका में आरबीसी और रक्त प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। आरबीसी में, वो लसिका में आरबीसी और रक्त प्रोटीन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान होता है, लसिका वो होता है ना, वो रक्त प्लाज्मा के समान होता है। इसमें प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और जल होता है। क्या होता है, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और जल, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या हो गया, क्या है कि इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लसिका क्या होता है, रक्त प्लाज्मा के समान होता है, किसके समान, रक्त प्लाज्मा के। इसमें क्या होता है, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और क्या होता है, जल होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, कौन, प्लीहा। लसिका कैसा होता है, पीले रंग का। लसिका शरीर के तरल संकुचन को बनाए रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लसिका होता है वो क्या करता है, शरीर का जो तरल संतुलन होता है ना, उसको बनाए रखने, और प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ना, उसके मतलब एंटीबॉडीज़ होते हैं, उनको क्या है, सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, लसिका, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट उत्तक हमारा इसी का, कौन किसका, जंतु उत्तक का, तंत्रिका उत्तक। तो देखो तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, कौन सा, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं। और न्यूरॉन्स होती है न्यूट्रिस, न्यूट्रिस होती है ना, वो सबसे लंबी कोशिका होती है किसकी, मानव शरीर की, ठीक है। यह उद्दीपनों को प्राप्त करने, संकेतों को प्रसार, उद्दीपनों को प्राप्त करने मतलब कि कोई और संकेतों को हम खुद से प्राप्त कर रहे हैं अपने, संकेतों को प्रसारित यानी हमारे द्वारा दिए गए संकेत क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहे हैं, पूरे शरीर में प्रतिक्रिया कर रहे हैं ना जो भी, उसके लिए सबके लिए उत्तरदायी कौन सा है, तंत्रिका उत्तक। और किसके द्वारा होता है ये, तंत्रिका कोशिका के द्वारा, ठीक है। उपस्थिति मस्तिष्क में होता है, ये मेरुरज्जु में होता है और तंत्रिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे।
तंत्रिका कोशिका किसकी बनी है? इन्हीं टिश्यूज़ की बनी होती है। देखो न्यूरॉन आ गया, तो न्यूरॉन कैसा होता है? न्यूरॉन की संरचना देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो कैमिलो गोल्जी थे उन्होंने क्या था, ब्लैक रिएक्शन गोल्जी की विधि का उपयोग करके न्यूरॉन की संरचना खोज की थी। कौन सी विधि? गोल्जी की विधि या ब्लैक रिएक्शन का यूज़ किया था और उसके न्यूरॉन की संरचना खोज की थी किन्होंने? कैमिलो गोल्जी ने। देखो तो न्यूरॉन में क्या क्या है, तो जो अंदर है अंदर का इसके ऊपर की देखो झिल्ली है, ये तो ऊपर ऊपर का जो पार्ट है ना ये झिल्ली है। फिर द्रुमिका कौन सी? ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं ना आपको, टहनी टाइप के, ये है क्या है? द्रुमिकाएँ है ना। फिर देखो अंदर का क्या है, अंदर जो ये पार्ट है ये कोशिका काय, क्या है? कोशिका काय। फिर ये है ना ये पार्ट, ये तंत्रिकाक्ष, क्या है? तंत्रिकाक्ष। इधर का पार्ट है जो अंदर का वो है एक्सोन हिलक। फिर ये क्या है? ये दोनों पार्ट्स, ये क्या है? ओलिगो डेंड्रोसाइट, ठीक है। ये जो नीचे का पार्ट है क्या? रेनवियर के नोड है। और ये क्या? तंत्रिकाक्ष सिरा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से? तंत्रिकाक्ष सिरा, तंत्रिकाक्ष, कोशिका काय, द्रुमिका और कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये ध्यान रखना है सिनेप्टिक पुट्टिका कहाँ होती है? बिल्कुल इसके जड़ में, ठीक है, मतलब टेल पर है ना। और ये देखो माइलिन आवरण होता है इनके ऊपर छड़ा हुआ, ये जो आवरण छड़ा है ना ये माइलिन आवरण है पूरा, ठीक है। समझ गए? तो ये क्या है? न्यूरॉन की संरचना है। देखो अब न्यूरॉन को देख लेते हैं हम। तो न्यूरॉन की जो शारीरिक संरचना है, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करने के लिए विशिष्ट है। किसको? तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करने के लिए क्या है? विशिष्ट है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। न्यूरॉन के भाग देख लेते हैं। देखो पहला तो कोशिका काय था अंदर वाला, तो इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है और न्यूरॉन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अंदर वाला था ना ये, तो ये वाला पार्ट था ये वो, ठीक है। फिर द्रुमाक्ष क्या था? टहनियाँ वाले। तो ये कोशिका काय से निकली छोटी छोटी शाखायुक्त संरचनाएं जो अन्य न्यूरॉन या संवेदी कोशिकाओं के संकेत प्राप्त करती है। ये आवेगों को कोशिका काय की ओर ले जाती है, मतलब संकेत प्राप्त करके, और मतलब अलग अलग क्या है उस हमारे मतलब अंग होते हैं ना उनमें पहुंचाती है। तंत्रिकाक्ष क्या है? तो देखो तंत्रिकाक्ष हमने देखा था अभी अभी। देखो तंत्रिकाक्ष कौन सा था? ये रहा तंत्रिकाक्ष, दिख गया? अब देखो इसमें तो तंत्रिकाक्ष के बारे में क्या लिख रखा है कि तंत्रिकाक्ष क्या है? यह तंत्रिका आवेगों को कोशिका काय से दूर और अन्य न्यूरॉन का प्रभाव को जैसे मांसपेशी और ग्रंथियों तक ले जाता है ना। माइलिन शीट था, वो ये क्या था? ये तंत्रिकाक्ष को ढकने वाली वसायुक्त परत जो विलिगत करती है और संकेतों के संरचना को गति को बढ़ा देती है, ये वाली, ठीक है। फिर एक था स्वान कोशिकाएं। तो ये क्या है? ग्लियल कोशिकाएं जो मस्तिष्क के बाहर अक्षतंतु पर माइलिन आवरण का निर्माण करती है। एक तंत्रिका शिरा या सिनेप्टिक नोब्स, तो अक्षतंतु के अंतिम सिरे जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका पेशक होते हैं, ये एक सिनेप्स के माध्यम से अगले न्यूट्रॉन या प्रभावक कोशिका तक संकेतों को प्रसारित करने में मदद करते हैं। ये क्या होते हैं? तंत्रिका शिरा या सिनेप्टिक नोब्स होती है, ठीक है। समझ गए? आ जाते हैं तंत्रिका आवेगों के संरक्षण कैसे होता है। तो देखो उद्दीपन होता है, द्रुमाक्ष द्वारा ग्रहण करते हैं हम। द्रुमाक्ष से क्या करते हैं? ग्रहण, उद्दीपन। द्रुमाक्ष कौन से? वो जो है ना ये टहनी, ये टहनियाँ, ये इनसे क्या करते हैं हम? ग्रहण करा। फिर ये करते हैं विद्युत आवेग कोशिका काय और अक्षतंतु के माध्यम से यात्रा करता है। किस किस के माध्यम से? अक्षतंतु और कोशिका काय, यहाँ होके जा रहा है गोल गोल पार्ट से होके ना। फिर न्यूरोट्रांसमीटर, फिर क्या करता है? अक्षतंतु के सिरों पर आवेग न्यूरोट्रांसमीटर निकलने से प्रेरित करता है। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है अंतर्गत सिनेप्स को पार करते हैं और अगले न्यूट्रॉन प्रभावक जैसे मांसपेशिया या ग्रंथि तक संकेत पहुंचाते हैं। इससे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और वो प्रतिक्रिया कौन सी होती है? क्या होती है? वो होता है सिग्नल जो हम देते हैं। किसके थ्रू? न्यूरॉन के थ्रू। तो देखो न्यूरॉन आवेगों को कैसे संचरित करता है वो देख लेते हैं चित्र के थ्रू। तो देखो द्रुमाक्ष कहाँ है? ये रहा, यहाँ से लिया इसने, ये केंद्रक है, यहाँ होके जा रहा है। फिर देखो ये सिनेप्स है, यहाँ से गया, फिर इनमें गया। फिर देखो द्रुमाक्ष कहाँ पे है? द्रुमिका ये रहा, द्रुमाक्ष है ना। तो यहाँ से ले कहाँ से रहा है? तो देखो कहाँ से ले रहा था हमने? उद्दीपन द्रुमाक्ष द्वारा ग्रहण किया जाता है, एक विद्युत आवेग से माध्यम से यात्रा ग्रहण करता है। तो देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से इनमें आया, फिर इधर से इधर गया, और फिर दूसरे को। फिर देखो ये द्रुमाक्ष, मतलब ये इस एक पार्ट, ये पूरा ये तंत्रिका कोशिका एक पूरी यहाँ तक है। फिर ये क्या करती है? इनके थ्रू दूसरी में कर जाती है। इसी तरीके से क्या है, पूरे जो सिग्नल्स हैं ना इसी तरीके से क्या होते हैं? विद्युत संकेत, कोई भी संकेत होता है वो इसी तरीके से जाता है, ठीक है। समझ गए? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, तो हो जाता है कभी कभी। तो देखो क्या था, ये द्रुमाक्ष देख लिया हमने। तो देखो ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा कंप्लीट इसको एक्सप्लेन किया। देखो इसमें ना इतना ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन था नहीं, सेल चैप्टर में एक्सप्लेनेशन था, मैंने दिया। इसमें क्या है, चीज़ें ज़्यादातर कौन सी है कि हमको है ना मतलब याद करने वाली फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, तो हमको क्या है उनको याद करना है वैसे ना। ये चीज़ें थोड़ी बहुत इनको देख लेना कि किस तरीके से कौन कौन से पार्ट, मेन चीज़ है उसमें पार्ट याद करना है कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। और इनमें मेन चीज़ है कि जो जो सब सब पार्ट्स है ना,
स्किन के जो उत्तक है, जो टिश्यूज़ है, उनके सब पार्ट्स हैं, उनको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनमें से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। पेशी उत्तक है, अब जैसे वो था कौन सा वसी है, उसमें कौन से थे 3 पार्ट थे, हृदय के और इनके, तो हृदय पेशिया में भी थे, है ना। तो उनको याद, उसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इनमें से प्लेटलेट्स में से, है ना। तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको क्या है, इसको आराम से याद कर लेना है। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल या परसों में डालूंगा। ऐसे ही हम पहले देखो, जीएस की वीडियो भी आएंगी, जीके की भी आएंगी। जो नोट्स आपको हेल्प कर सकते हैं ना, वो कोई और चीज़ नहीं करेगी। अगर आपने नोट्स नहीं पढ़ रखे ना, तो आपके लिए कोई सीरीज़ कोई काम नहीं करने वाली है, ठीक है। बिकॉज आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको नोट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए नोट्स मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, है ना। और पीवाई की सीरीज़ भी आप लेते चलें। इनको कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए।